हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम देखेंगे संपूर्ण हिंदी टेस्ट जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि आपका यूपीएसआई का पेपर लगा होगा, जेल वार्डन का पेपर जो कि इसी साल लास्ट तक हो जाएंगे। ठीक, उसके अलावा आप सीटेट, यूपी टेट और अन्य एग्ज़ाम जिसमें आपकी हिंदी आती है, तो उसके हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे और जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और पिछले एग्जाम में पूछे भी जा चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आप इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैंने 3 कुर्सी खरीदी में अशुद्धि है। देखिए, इस वाक्य में क्या है कि कुछ ना कुछ अशुद्धि है, और वो कौन सी अशुद्धि है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी है या फिर विशेषण संबंधी है। तो उसको आपको पहचानना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं मैंने 3 कुर्सी नहीं, क्योंकि ये 3 है बहुवचन, तो यहाँ पे कुर्सियाँ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कुर्सियाँ। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिए ये एक वचन है, इसका वचन अगर होता, इसका बहुवचन होता तो यहाँ पर शुद्ध होता। तो इसमें कौन सी दिक्कत हो रही? वचन संबंधी शुद्ध। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रजनी मीन्स क्या होता है? रात होता है, पता है। विभावरी मीन्स भी रात होता है, निशी मीन्स भी रात होता है, मगर समीर मीन्स रात नहीं होता। तो समीर नहीं होगा। समीर किसका होता है? हवा, वायु। ठीक, हवा का समीर होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक, तो यही नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यथारुचि। यथारुचि में कौन सा समास है? तो यथारुचि में कौन सा समास होता है? हमारा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव की क्या खासियत होती है कि इसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक, ये पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, या फिर पहला पद क्या होता है? उपसर्ग जात का होता है। तो यहाँ पर यथा क्या लगा है? उपसर्ग। यथारुचि, रुचि के अनुसार। देखिए, कहीं भी यथा, बे, प्रति, अनु, उप ऐसे शब्द आ जाएं जहाँ जो आपको उपसर्ग लगे, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। कुछ रेयर चांस होते हैं जहाँ पर क्या हो जाता है, आपका कर्मधारय समास होता है, जब उपसर्ग क्या करते हैं कि आपके विशेषण की भांति कार्य करने लगते हैं। जैसे कुपुत्र, तो कु क्या उपसर्ग है, मगर कु क्या कर रहा है? एक विशेषण के भांति काम कर रहा है। कु मतलब बुरा, है ना, पुरुष, है ना। तो ये आ जाते हैं आपके ठीक कर्मधारय समास में। बाकी सब क्या होंगे? अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है कि देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? ठीक है, जब हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तभी साथ ही साथ देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि, और जो हमारी गणित है, हिंदी जो इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, उसे इसमें दर्जा दिया गया आर्टिकल 343(1) में। ठीक, आर्टिकल 343 में ये दिया गया है। ठीक, भाग 17 अगर आप देखोगे राजभाषा, तो उसमें किया गया। देखिए कब? तो 14 सितंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में। ठीक, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया कब? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन बना कि हिंदी दिवस कब मनाया था, तो 14 सितंबर। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। देखिए, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में बहुत फर्क है। तो हिंदी दिवस जब पूछेगा तो आपको 14 सितंबर बताना है, ये वाला, और विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो आपको ये वाला बताना, 10 जनवरी। ठीक, तो याद रखेंगे, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और जो राजभाषा के बारे में है वो आपके भाग 17 संविधान के। ठीक, और 343 से लेकर 351 तक वर्णन उसका किया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए हमने इनको डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुहावरे। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। मतलब कोई क्या कर रहा है? कुछ बांट रहा है और अपने को ही दे रहा है। मतलब क्या होगा? अंधे को दिखाई न देना है, तो बिल्कुल गलत है। देखिए, जहाँ पर मुहावरे की एक खासियत होती है कि जो शब्द उसमें आएगा वैसा कोई रिलेटेड नहीं होगा। तो यहाँ पे अंधा से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ भी अंधे आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ अंधा, यहाँ भी अंधा। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। स्वार्थी मनुष्य केवल अपने को ही लाभ पहुंचाता। वही कह रहा है कि जो अंधा है वो क्या कर रहा है? फिर अपने को दे रहा है, मतलब क्या खुद को ही लाभ पहुंचा रहा है ना। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसमें गुण संधि है? तो गुण संधि देखते हैं किसमें है। देखिए, पहला है हिमालय, हिम धन आलय। कैसे तोड़ेंगे इसको? हिम प्लस आलय है। ठीक, हिम प्लस आलय, बर्फ का घर है ना। तो यहाँ पे क्या? छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आ का निर्माण, ये किसका सूत्र है? तो आप देखोगे किसका है? दीर्घ संधि का। ठीक है, दीर्घ संधि का। तो हमारा ए तो हो नहीं सकता, ये हिमालय दीर्घ संधि होगा। आप देखें इत्यादि, तो इत्यादि का इत प्लस आदि है ना, इति प्लस आदि इत्यादि। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
यण संधि। ठीक, देखिए हमने बताया था कि या और वा के पहले अगर कोई आधा स्वर आधा व्यंजन आता तो वो क्या होता है, यण संधि। देखिए या के पहले क्या है, आधा है ना, तो यण संधि का उदाहरण इत धन आदि, ये इत्यादि, ये भी नहीं होगा। अगले तरफ चलते, तल्लीन। तल्लीन में क्या है, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था जहाँ पर भी आपका हलंत शब्द हलंत लग जाएगा वो क्या होगा, व्यंजन संधि। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, व्यंजन संधि। अब बचता देवेंद्र, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही आपका गुण संधि है, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। ठीक, देव प्लस इंद्र, तो यही क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ प्लस ई मिलके ए हो गया, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, गुण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। आपके वीडियो के एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि उसने कहा था इसके कहानी के लेखक कौन है। ये कहानी है, किसके लेखक कौन है, तो याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ही, ठीक, तो याद रखेंगे इनके बारे में कि इनकी रचना क्या है, उसने कहा था। ठीक, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ बात करें, इनमें से कौन सा तत्कालिक, जो तत्कालीन वर्तमान काल किसमें होगा। देखिए वर्तमान काल में होता क्या है, ठीक, तो है आता है। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, भविष्य हो जाएगा, वह जाता होगा। ठीक, तो होगा। ठीक, ये अलग हिसाब है, जाता होगा। ठीक, अब देखिए ता है, ये ता है, ती है, तो ये हमारा क्या होता है, सामान्य वर्तमान। ठीक, सामान्य वर्तमान। देखिए तत्कालीन मतलब जो तत्काल में चल रहा हो, जो तत्काल में चल रहा हो, ऐसा लगे हाँ अभी हो रहा है, तत्काल में क्या हो रहा है ना, तो तत्काल में कौन सा हो रहा है, वह जाता है। तो देखिए ये तो समान हो गया, जाता है ना, मगर क्या वह जा रहा है, जा रहा है मतलब क्या, चल रहा का मतलब कि तत्काल में हुआ, अभी वह जा रहा है ना, तो हमारा यही सी ऑप्शन हो जाएगा, रहा है। ठीक, जहाँ पे रहा है आएगा वो क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे वह जा रहा है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। तद्भव मतलब क्या होता है, हिंदी वाला शब्द। तो दंत क्या है, दंत मीन्स दांत होता है, ये क्या है आपका संस्कृत तत्सम शब्द है, ये इसका क्या हो जाएगा, दांत। मृत्यु, ठीक, ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। मत्स्य है ना, ये भी क्या है, तत्सम शब्द है, मछली है ना। मगर कंधा क्या है, कंधा क्या है, तद्भव शब्द है। तुम्हारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कंधा क्या होता है, स्कंध। स्कंध मीन्स क्या होता है, कंधा, आपने सुना होगा स्कंध, स्कंदगुप्त है ना, इस तरीके से। चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है नाविक। नाविक का संधि विच्छेद है, तो नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा, 9 प्लस इक। देखिए नाविक 9 प्लस इक तो कहाँ पे है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए ये कौन सा संधि होगा, तो ये होता है अयादि संधि। ठीक, अयादि स्वर संधि का उदाहरण होता है नाविक, पवन, पावन, इस तरीके के जो भी होते हैं, पोधन अन्न, पवन है ना, पौधन अन्न पावन, तो ये सब क्या होते हैं, पवित्र, पोधन इत्र है ना, ये सब क्या होते हैं आपके जो सिंपल वाले, लगभग ज़्यादातर ये 3 अक्षर के होते हैं, और भी होते हैं मगर ज़्यादा 3 अक्षर में होते हैं, और सिंपल से सेंटेंस होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं ये, तो इन्हें हम अयादि संधि के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची, मृग का ई, मृगों का इंद्र, अर्थात कौन, शेर। मृग मतलब क्या, हिरणों का इंद्र, मतलब जो हिरणों का राजा जो होता है वो क्या, कौन था, शेर। अब देखिए शेर, तो शेर इसमें दिया है नहीं, शेर सिंह तो इसमें दिया है नहीं, फिर शेर का हम कोई पर्यायवाची ढूंढते। अहि, कुरंग, ये किसके हैं सब, ये सांप के हो गए। है, ये क्या है, घोड़े का। ठीक है बाजी है ना, ये सब। शार्दुल, ये होता है शेर का, शार्दुल, तो ये हो जाएगा हमारा शेर का, तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। मृगेंद्र क्या होता है, शार्दुल, शेर, सिंह है ना, इस तरीके से, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, लावा, या, रा, ला और वा। ठीक, ये 4 व्यंजन होते हैं, याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो या और वा को हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। या और वा क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। रा क्या होता है, लुंठित, रा को क्या बोलते हैं, लुंठित, याद रखेंगे। रा क्या होता है, लुंठित, ठीक है, लुंठित। और ला क्या होता है, पार्श्विक, ला क्या होता है, पार्श्विक होता है। ठीक, तो याद रखेंगे ये चीज़ें, चारों चीज़ें। तो इसमें से कौन, या, रा, लावा में से कौन सा ऑप्शन, तो आपका मिल जाएगा वाह ऑप्शन। तो वाह क्या है, ये आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन। सा क्या है, उष्म व्यंजन है, सा, सा, ये 4 होते हैं, ये भी। ठीक, तो ये हमारा सही ऑप्शन का जाएगा वाह। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर भी बोलते हैं, या और वाह को हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जिसका प्रयोग सदा एक वचन होगा। देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि प्रत्येक क्या है, बहुवचन जैसा है ना, तो प्रत्येक बहुवचन नहीं, ये हमेशा एक वचन में यूज होता है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये तीनों ऐसे सेंटेंस जो कि हमेशा बहुवचन होते हैं। अब कक्षा मतलब क्या, ठीक, आंसू, तो आंसू खुद ही बहुवचन, प्राण, प्राण खुद ही बहुवचन, कक्षा क्या खुद ही बहुवचन है। ठीक, तो क्या है, प्रत्येक हमेशा एक वचन होता है। ठीक, प्रत्येक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का पहचान कीजिए। देखिए स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे कुछ सेंटेंस को, जो जहाज होता है तो होता है मतलब क्या, पुल्लिंग हो गया। जलपान किया जाता है, जलपान की व्यवस्था किया जाता है ना, ठीक, जलपान की जाती है, ऐसा नहीं, ठीक, किया जाता है, ठीक, जलपान होता है, ठीक। जमीन, ये का जमीन क्या है, जमीन होती है, तो जमीन क्या होती है ना, तो जमीन हमारा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक। जुलूस निकाला जाता तो ये क्या पुल्लिंग हो गया, तो हमारा जमीन क्या, जमीन होती है, ठीक। भूमि, पृथ्वी, ये सब क्या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो याद रखेंगे हमारा सी का हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी क्या है पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़के उधर आ रहे हैं, 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़का इधर आ रहा है, तो इधर तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। 2 लड़के उधर आ रहे हैं तो ये तो गलत ही है, ठीक। अब इन दोनों में देखिए ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं, मगर इसमें थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लड़के सही लिखा, ये लड़के लिखा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 लड़के हैं तो यहाँ पे है होना चाहिए, है नहीं होगा तो है, ये वाला गलत ही मान लेते हैं, ये दोनों गलत ही वैसे निकाल दिए हमने, ठीक। तो है होना चाहिए क्योंकि लड़के ये क्या है, 2 बहुवचन है, तो यहाँ भी क्रिया क्या होगी, बहुवचन। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको पहले और तीसरे ऑप्शन एक सेम जैसे लग रहे हैं, मगर यहाँ पे बिंदी का दिक्कत हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि ये जो कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है, तो ऐसा चिन्ह आपने देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लाघव बोलते हैं या संक्षिप्त बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको डॉक्टर लिखना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये डॉ लिख के, ये जो लाघव का चिन्ह होता है इसे लगाते हैं, इसका मतलब क्या, डॉक्टर हो गया, ठीक। इस तरीके से हम बहुत सी चीज़ें लिखते हैं, जैसे BA लिखना होता तो हम क्या करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट है ना, तो क्या लिखते हैं, B लिख देते हैं ऐसे, और फिर क्या करते हैं, A लिख देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब क्या, बैचलर ऑफ आर्ट। तो हम इस तरीके से बहुत से शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, ठीक। उन चीज़ों का हम अपने जीवन में यूज करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो चिन्ह होता है इसको हम लाघव बोलते हैं, संक्षिप्त बोलते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे, ठीक। विवरण चिन्ह क्या होता है, हम ऐसे किसी चीज़ के बारे में विवरण कर देते हैं ना। योजक चिन्ह क्या होता है, छोटा सा होता है, ठीक। लोप निर्देशक चिन्ह, तो आप इनके बारे में एक वीडियो हमने बना रखी है, और अगर आप बोलोगे तो नए सिरे से हम बना देंगे, ठीक। तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है, ठीक। हंस पद किससे कहते हैं, हंस पद अल्प विराम, अल्प विराम कैसा होता है आप जानते होंगे, ऐसा लगता है, ठीक। कॉमा जिसको बोलते हैं, ठीक, ऐसा लगता है। त्रुटि विराम, लोप विराम, पूर्ण विराम तो आप जानते हो जिसको ये बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हंस पद किसको बोलते हैं, तो हंस पद किसको बोलते हैं, त्रुटि विराम को। त्रुटि विराम जानते हो किससे लगता है, ऐसे लगाया जाता है, ठीक, ऊपर की तरफ। देखिए किस कहाँ पे प्रयोग होता है, जैसे हमने लिखा कि भारत है, हमने एक लाइन में लिख दिया और यहाँ पे हमने जगह नहीं छोड़ी। अब हमें याद है क्या कि भारत महान है, ठीक। तो भारत महान है, तो ये हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखने की जगह नहीं, तो हम इस तरह से एक त्रुटि विराम खींच के ऊपर लिख देते कि महान ऊपर लिख देते, तो ये भी हमारा सही होता, ठीक है। तो इसी विराम को हम त्रुटि मतलब गलती वाला, जो गलती किया उसको हम सही से लिखने के लिए इसका प्रयोग कर देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, मतलब जो छूट जाता है किसी सेंटेंस में, तो वही चीज़ हम लिखने के लिए जो ऊपर की तरफ ऐसे खींच के एरो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो चीज़ सही मानी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रुटि विराम या हंसपद बोलते हैं, ठीक। काकपद, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जो प्रेरणा मतलब आप खुद न करके किसी दूसरे से करवाने की कोशिश करो, वही क्या है प्रेरणार्थक क्रिया। काटना, कटवाना, है ना, गिरना, गिराना, वो चीज़ें क्या होती है, प्रेरणार्थक होती है जो खुद ना करो, दूसरे से करवाने की कोशिश करो आप। जैसे पिता उसे पढ़ाते हैं, तो पिता उसे पढ़ाते हैं मतलब किससे, दूसरे को ना, खुद नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। राम नहीं पढ़ता है, तो ये आपका नहीं है, ये नहीं है। देखिए राम नहीं पढ़ता है, खुद के लिए नहीं पढ़ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो ये देखिए दूसरे से पढ़वा रहे हैं, ठीक। तो ये भी प्रेरणार्थक है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, किससे, दूसरे से कराते हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक। इसके बारे में जब डीपली पढ़ाएंगे क्रिया के बारे में तो आपको पढ़ा देंगे। वैसे हमने क्रिया की एक वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुमने गाया होगा। अब देखिए तुमने गाया होगा, यहाँ पर क्या है, ठीक। भूतकाल कौन सा भेद है, हेतुमद, अब पूर्णभूत संदिग्ध, तो हमें यहाँ का संदिग्ध सा लग रहा है। तुमने गाया होगा, पता नहीं गाया कि नहीं गाया, मगर हमें लग रहा है तुमने गाया होगा। अब यहाँ पे एक क्या है, कंफ्यूजन है कि पता नहीं गाया होगा कि नहीं गाया होगा ना, तो इसलिए कहाँ हो जाएगा यहाँ पे संदिग्ध भूत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श, ठीक। शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है। स्पर्श का अब इससे हमें पता होना चाहिए, स्पर्श का विलोम कैसे बनेगा। तो हम निस्पर्श तो हो नहीं सकता, अनस्पर्श तो हो नहीं सकता, कुस्पर्श हो नहीं सकता, तो अस्पर्श हो जाएगा ना। तो हमारा स्पर्श का विलोम क्या होगा, अस्पर्श है ना,
अस्पृश्यता का अंत जैसे कि आर्टिकल 17 में दिया गया ना, तो वही चीज़ ना, तो ये क्या हो जाएगा अस्पृश्य ना, तो अस्पृश्य ना, तो इस तरह लिखाया जाएगा। तो इसका मतलब इससे पहले क्या लगाएंगे विलोम शब्द के लिए, तो हम आ लगा देंगे, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी जिसमें पूछी आती है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियो आपके लिए बना रखी। देखिए आपको करना क्या है कि हमारे चैनल पे जाना है, उसके बाद आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि आप हिंदी टेस्ट सीरीज जैसे कि हमने करा रखा, तो इस तरीके की बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। वहाँ पर जाकर के आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में हमने सॉल्व कराए हैं, कम से कम 10 वीडियो हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा मूल विधि की हमने बहुत सारी वीडियो सॉल्व करा रखी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने संपूर्ण हिंदी बैच चलाया है, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी एक सिरे से, बहुत ही अच्छे से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ जा करके संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में पता था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक, तो नमस्ते, नमस्ते में कौन सा संधि होगा और इसे किस प्रकार से तोड़ेंगे। नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है, संधि बतानी है आपको, और इसका संधि विच्छेद भी करना है। ठीक है, चलिए ये इसका अगर आपको आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपना स्कोर जरूर शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।